तमिलनाडु के ऊपर कुछ बोलूं, मैं सबसे पहले अपनी बात का शुरुआत एक श्रद्धांजलि दे के करना चाहूंगा लेट बकरिम चिक्रो जी को, जिन्होंने कोरोना के दौरान अपना जान गंवाया। सोनपुरा के एक सीनियर पब्लिक लीडर थे और सोनपुरा के डेवलपमेंट में उन्होंने काफी अहम रोल अदा किया था। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, उसका नहीं रहना, वो खालीपन हमें हमेशा याद आते रहेगा। तो मैं सोनपुरा के तमिलनाडु कमेटी के जितने मेंबर्स हैं, आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे अपने समक्ष एक बड़े भाई के रूप में बुलाया। इस रंगारंग कार्यक्रम में मुझे भी शरीक होने का मौका दिया। साथ ही साथ क्योंकि फेस्टिवल का माहौल है, तो मैं अपनी ओर से तथा मेरी परिवार की ओर से और मेरे साथ जितने विभिन्न पब्लिक लीडर्स तेजू सर्कल से आए हैं, सभी की ओर से आप सभी को तमिलनाडु का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे लगता है कि तमिलनाडु के बारे में आप लोगों के सामने मुझे कोई बताने का जरूरत नहीं है कि ये तमिलनाडु हम क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, कब से मना के आ रहे हैं। क्योंकि हम सब लोग यहां जितने उपस्थित हैं, ज्यादातर हम मिसमी समाज से बिलोंग करते हैं और ये हमारा अपना फेस्टिवल है। और ऐसे ही अरुणाचल में आप सबको जानकारी होना है कि पूरे अरुणाचल में 26 मेजर जनजाति है, 100 से अधिक माइनर जनजाति है, जो अलग अलग किस्म से अपना फेस्टिवल मनाता है। और ये जो फेस्टिवल है, ये एक प्लेटफॉर्म है, हमारा जो अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपना जो वेशभूषा, उसे लोगों के सामने समक्ष पेश करने का। आज हम गर्व से खुद को मिसमी कहते हैं, मिसमी की वेशभूषा पहन के घूमते हैं, मिसमी बोली बोलते हैं, लेकिन इसके पीछे हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत किया, कितनी कठिनाइयों को सह के इस वेशभूषा को, इस लैंग्वेज को, इस कल्चर को, इस ट्रेडिशन को हमारे इस समय के जो जनरेशन है उसे गिफ्ट के रूप में दिया। ये हमें जानना है। लेकिन आज का जो हमारा समाज है, ये जो 21वीं सदी है, चैलेंज सबसे ज्यादा अभी हमको फेस करना पड़ेगा। मैं थोड़ा थियोरिटिकल हो रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो हमें मान के चलना पड़ेगा। आज मॉडर्नाइजेशन का दौर है। हमारे यूथ वेस्टर्न स्टाइल पे ज्यादा ध्यान देते हैं, वेस्टर्न वेशभूषा पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हमारे बच्चे अपना बात नहीं करके दूसरे की बोली बोलते हैं, और ये हकीकत है। ऐसे में हमारा जो प्रेजेंट जनरेशन है, हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो पूर्वजों ने गिफ्ट, जो वेशभूषा, जो बोली, जो कल्चर, जो ट्रेडिशन हमें दिया है गिफ्ट के तौर पे, क्या उसे उसी लेवल में हम अपने आने वाले जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे होने वाले हैं, क्या उनको हम ये प्रिजर्व करके दे पाएंगे? दे पाएंगे कि नहीं, इस सोच में हमें नहीं रहना है। हमें ये ट्रेडिशन को, कल्चर को आगे पास करना है। ये हमारा जिम्मेवारी है और इसको हमें अच्छी तरह से निभाना है। आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा, जब मैं मंत्रिमंडल में था 2017 से लेकर 2019,
14 महीने मैंने कल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट का मैंने डिपार्टमेंट संभाला। आपको जान के हैरानी होगा कि यूनेस्को ने एक सर्वे किया, लिंग्विस्टिक सर्वे, लैंग्वेज के ऊपर सर्वे। उस सर्वे में पूरे दुनिया भर में 100 से अधिक ऐसा लैंग्वेज को ऑन द वर्ड्स ऑफ एक्सटिंक्शन डिक्लेयर किया। पूरे दुनिया भर में 100 से ज्यादा लैंग्वेज को गुम होने की कगार पे है, ऐसा डिक्लेयर किया। और सबसे दुखद बात यह है कि उस 100 से ज्यादा लैंग्वेज में से 32 लैंग्वेज हमारा अरुणाचल से बिलोंग करता है। ये कोई ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये एक समस्या है हमारे सामने, एक हमारा आंख खोलने वाला एक वार्निंग साइन है। हालांकि यूनेस्को का जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही है, ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी जब यूनेस्को ने एक वार्निंग बेल बजाया है तो हमें उसके ऊपर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमारा अपना आसपास के डिस्ट्रिक्ट में मेयर ट्राइब का जो लैंग्वेज है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में उन लोगों ने डाला था, यानी कि बिल्कुल गुम होने की कगार पे है। हमारा अपना तवड़ा लैंग्वेज को भी उन लोगों ने क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सर्वे किस मापदंड से किया, किस स्केल को उन लोगों ने यूज किया, इसका मुझे इतना जानकारी नहीं है, लेकिन यूनेस्को ने जैसे भी सर्वे किया, जैसे भी रिपोर्ट निकाला, हमें इसे एक वार्निंग साइन के तौर पे लेना है। और हकीकत सचमुच ये है कि आज हमारे बच्चे अपना बोली नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में हमारा जो एपेक्स बॉडी है कैल्सम, कल्चरल एंड लिटरेरी सोसाइटी ऑफ मिसमी, उनका एक अहम रोल आता है। कैसे करके हम इस लैंग्वेज को प्रोपोगेट करें, कैसे हमारे बच्चे अपने बोली बोले, मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमें मंथन करना पड़ेगा। मैं आज की इस मंच से हमारे कैल्सम के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरीज, उन सभी को भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आज जो मैंने बात रखा है यहाँ पे, इसको गूगल में सर्च करके देखें और इसे एक वार्निंग के साइन पे लेते हुए इसके ऊपर में तुरंत जितने हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्हें बुला के इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। हमारा अरुणाचल एक बहुत ही बड़ा राज्य है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि अरुणाचल में 26 मेजर जनजाति है, 100 से अधिक माइनर जनजाति है। मैं आपको एक और बात हकीकत बताना चाहूंगा आज इस मंच से। हालांकि हमारे पूर्व नेतागण से लेके, मेरे जमाने से लेके, मैं भी इन द फ्यूचर ऑल्सो, हम इसी बात को रटते रहेंगे कि हमारा 26 मेजर जनजाति है, 100 से अधिक माइनर जनजाति है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई लिस्ट हमारे पास नहीं है। ये 26 मेजर जनजाति कौन है, इसका किसी के पास कोई लिस्ट नहीं है। और रिसर्च डिपार्टमेंट का मंत्री होने के नाते मैंने अपने ऑफिसर से पूछा था, डायरेक्टर से पूछा, जॉइंट डायरेक्टर से पूछा कि क्या आप लोगों के पास ऐसा कोई लिस्ट है जो आप लोग दिखा सकते हैं कि 26 मेजर जनजाति कौन है, 100 माइनर जनजाति को छोड़ दीजिए। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा कोई लिस्ट है नहीं। लेकिन क्योंकि ये एक रटा रटाया ऐसा लाइन है, मैंने भी आप लोगों के समक्ष बोला, जब भी कोई बाहर के डिग्निटरीज आते हैं हम इसी लाइन को रखते हैं कि हमारा 26 मेजर जनजाति है और 100 से अधिक माइनर जनजाति है। लेकिन हकीकत ये भी है कि अरुणाचल में विभिन्न किस्म के ट्राइब पाए जाते हैं। आज ही मैंने दूरदर्शन डिब्रूगढ़ का टीम को इंटरव्यू दिया था और उनको मैंने
बताया कि कैसे हर कुछ किलोमीटर चलने के बाद में आपको अलग वेशभूषा देखने को मिलेगा, अलग बोली सुनने को मिलेगा। यही हमारा अरुणाचल है। और अरुणाचल के इस खूबी को ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए से, इस फेस्टिवल के जरिए से हमें बनाए रखना है। तो लोग अरुणाचल को द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। मैंने इसे द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स का भी नाम दिया है, क्योंकि हर महीने अरुणाचल में कहीं ना कहीं किसी ना किसी ट्राइब का फेस्टिवल चलते ही रहता है। हमारे बीच आज साया के यहाँ पे मेंबर्स है, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है। साया सुनपुरा एरिया यूथ एसोसिएशन, ये यूथ, ये हमारा समाज का बैकबोन है, ये हमारा समाज का फ्यूचर है। इस फ्यूचर को हम कैसे संवार सकते हैं, कैसे हमारा यूथ गलत राह पे नहीं जाके अच्छी राह पे चल के समाज को आगे बढ़ा सकता है, इसके ऊपर हमें सोच रखना है। और हम जानते हैं कि आज हमारा जो यूथ है वो अपने आप में अपने से ही एक लड़ाई लड़ रहा है। आज एक पेरेंट्स होने के नाते मैं भी 3 बेटा और 2 बेटी का बाप हूं। मैं समझ सकता हूं कि हमारे जितने पेरेंट्स हैं उनका दिल का दर्द। आज जो पेरेंट्स है, ज्यादातर पेरेंट्स के मन में ये होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, वो सेकंड थॉट हो गया है। मेरा बच्चा कहीं गलत राह पे ना चला जाए, कहीं ड्रग एडिक्ट ना बन जाए, कहीं अल्कोहल एडिक्ट ना बन जाए, ये उनका पहला सोच है और ये हकीकत है। ऐसे में मेरा एक सीनियर होने के नाते, एक पढ़ा लिखा होने के नाते हमारे मिसमी समाज के यूथ से ये अपील रहेगा कि ये जो नारकोटिक सब्सटेंस है, ड्रग्स, जो आज उसका जो चलन चल रहा है, उससे खुद को बचाए। ये ड्रग्स एक नासूर है जो हमारे समाज को खोखला करके रख देगा, और हमारा समाज खोखला ना हो इसका बीड़ा हमारे यूथ को उठाना पड़ेगा। और ऐसा अगर आप बीड़ा उठाएंगे, ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो खुद को दारू, खुद को ड्रग्स, इससे आप खुद को दूर रखेंगे। आगे अच्छा से पढ़ाई कीजिए, पढ़ लिख के नाम कमाइए, ऑफिसर बनिए और अपने माँ बाप का सीना गर्व से फुलाइए। और जहां मैं पढ़ने लिखने की बात बोल रहा हूं, तो हम मिसमी समाज के लोग यहां बैठे हैं। अरुणाचल का ही एक ट्राइब है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक हमारे मिसमी के 3 अंग, कमान, तवड़ा, इदू, तीनों में से एक भी ट्राइब से कोई यूपीएससी पास किया वाला कोई आईएएस या आईपीएस नहीं है। ये सोचने वाली बात है। क्या हम कम इंटेलिजेंट है दूसरे समाज के लोग से? आप नोक्ते बोलिए, आप निशी बोलिए, आप अपतनी बोलिए, आप आदि बोलिए, गालो बोलिए, ऑलमोस्ट एवरी ट्राइब से आज यूपीएससी पास किया वाला आपको मिलेगा। लेकिन हमारा मिसमी का ये 3 अंग में आज तक एक भी यूपीएससी क्लियर किया वाला आपको देखने को नहीं मिलेगा, सुनने को नहीं मिलेगा। ऐसे में मेरा अपील रहेगा हमारे युवाओं से, हमारे स्टूडेंट्स से, कि आप लोग एक लक्ष्य लेके पढ़िए, एक टारगेट लेके पढ़िए कि मैं भी आने वाला समय में यूपीएससी क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बनूंगा, मैं भी आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, मैं भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाऊंगा या मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाऊंगा। ऐसा एक लक्ष्य रख के पढ़िए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जहां तक इंटेलिजेंस का सवाल है, हमारे मिसमी समाज के जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स है, वो किसी से कम नहीं है। बस हमारे सोच में कमी है और उस सोच की कमी को हमें खुद ही दूर करना पड़ेगा। जब मैं विधायक बना 2014 को, आप लोगों के आशीर्वाद से, पहली बार जब मैंने 15 अगस्त में झंडा फहराया था,
तो मैंने ये बात पब्लिक के सामने रखा था और मैंने उस समय 1 लाख रुपए का ऐलान किया था कि जो भी प्रीलिम्स क्लियर करेगा यूपीएससी का उसे मैं 1 लाख दूंगा। सब्सिक्वेंट ईयर में मैंने उसको 2 लाख कर दिया था। मैं चाहता था कि कोई ना कोई हमारे मिसमी समाज का यूथ आगे बढ़े, यूपीएससी क्लियर करे और ये 2 लाख रुपए मुझसे ले, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं पाया। अभी भी देर नहीं हुआ है। हालांकि हम दूसरे ट्राइब के कंपैरिजन में पीछे चल रहे हैं, लेकिन इतना भी देर नहीं हुआ कि हम इस सिचुएशन को संभाल नहीं पाए। हमें अपनी ओर से भरपूर कोशिश करना है और हमारे जितने यहाँ पे पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कैसे हम अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, एनकरेज करें कि वो यूपीएससी क्लियर करके आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बने। मैं वो दिन अपने इस जीवन काल में देखना चाहूंगा और मैं पूरी आशा करता हूं कि हमारे जो मिसमी समाज के यूथ से ये इस सपना को जरूर पूरा करेंगे। ये कल्चरल प्रोग्राम का माहौल है। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग बेचैनी से मेरा भाषण समाप्त होने का इंतजार कर रहे होंगे। मैं भी ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मंच मिला है तो मैं दो चार बातें और आपके समक्ष रखना चाहूंगा। हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर है उनके ही राह पे मैं चलता हूं। उन्होंने एनपीपी के बारे में आपको बताया, मैं आपको बीजेपी के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने अपने कार्यकाल में सुनपुरा सर्कल के लिए दो चार काम किया है, मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। क्योंकि मुझे लगता था पहले कि मैं जो भी कर रहा हूं, मैंने जो भी काम किया है सबको मालूम है, लेकिन जहां भी जाता है एक ही चीज सुनने को मिलता है, चाहे साहब ने क्या किया, चाहे साहब ने क्या किया, चाहे साहब ने क्या किया। आज सुनपुरा का अगर यहां ईएससी बैठा है तो वो मेरा देन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीकेलुम बिला यहां बैठा है तो मैंने उसको ईएससी बनाया है, लेकिन आज ईएससी होके अगर वो सुनपुरा में है तो इस सुनपुरा को सर्कल हेडक्वार्टर से ईएससी हेडक्वार्टर मैंने बनाया है। मुझे याद है लेट बकरीम चिकरो जी ने अपने भाषण में कहा था कि बचपन से वो सुन के आया है कि सीओ से उस समय ईएससी भी नहीं समझ में आता था, एसी हेडक्वार्टर बनाना है बोल के लोग डिमांड किया करते थे। बचपन से जब वो सुन के आया, उनके बुढ़ापे में मैंने उस सपना को पूरा किया। आज हमारे यूथ जिस हॉल में बैडमिंटन खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, जहां आप लोग मीटिंग करते हैं, वो मल्टीपर्पज हॉल मैंने बनाया है। उसके बगल में जो बैंक के रूप में जो बिल्डिंग यूज हो रहा है वो आईबी मैंने बनाया। बेकुलियांग का इंटरनल रोड्स मैंने बनाया है। बेकुलियांग का हाजू रिवर के ऊपर ब्रिज मैंने बनवाया है। ये सुनपुरा का रास्ता, इसका डिमांड मैंने रखा था और सुनपुरा के सीनियर्स को मालूम है कि उनको लेके मैं रोइंग तक भी लेके गया था जब नितिन गडकरी साहब आया था, और मैंने ऑनरेबल डिप्टी सीएम उस समय के चौनामेन साहब से, बड़े भाई से रिक्वेस्ट किया था कि आप इस डिमांड को रखिए, ये रास्ता बनना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे काम हैं। नांग सलीम मेमोरियल स्कूल में हमारे हेमंतो भैया यहाँ है। ऑनरेबल डिप्टी सीएम के आशीर्वाद के बदौलत वहां पे स्कूल में क्लासरूम्स का निर्माण, चिल्ड्रन पार्क का निर्माण, जेको में कलवर्ट, आप लोगों का जो हाई मास लेम अभी जेको में, ओल्ड सुनपुरा में और येलियांग में जो जल रहा है वो मेरा ही स्कीम है। गर्व की बात है कि इस बार सुनपुरा ने तेजू को छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया सेलिब्रेशन के मामले में। आपके यहाँ मेरे दोस्त रोइंग के ऑनरेबल एमएलए, एनपीपी के विधायक, एनपीपी के नेशनल प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट मुचु मिथी जी चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं, लेकिन तेजू में अभी तक कोई चीफ गेस्ट आ रहा है ऐसा हमें सुनने को नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि सुनपुरा वाले जितना एग्जीक्यूटिव मेंबर्स गण है उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाना चाहिए। आपके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने बहुत अच्छा काम किया है और आने वाले समय में ऐसे ही काम करते रहेंगे।
ये मैं आशा करता हूं।